बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर। स्टूडेंट्स, आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट इस हवाले से बहुत परेशान होते हैं बीए की इंग्लिश को लेकर या एमए इंग्लिश को लेकर। जैसे कि एमए इंग्लिश का भी रिसेंटली रिज़ल्ट आया है, तो आपको पता है रिज़ल्ट जो है उसमें सप्लीमेंट्री की रेशो बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट्स काफ़ी इस हवाले से परेशान होते हैं और कंसल्ट भी करते हैं, पूछते हैं कि सर जो है ना ये इस तरह रिज़ल्ट आया है, फ़लाँ क्या करना चाहिए, कैसे। तो उस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा जो है इसको कम्प्लीटली देखें। अगर आप इसी तरह से मतलब प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्टडीज़ की, एमए इंग्लिश की या बीए इंग्लिश को ले लें, तो आप होपफुली जो है ना ये आपके लिए कोई अपहिल टास्क नहीं रहेगा। फिर इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डू एमए इंग्लिश एट्सेट्रा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली और अहम चीज़ जो है वो है नो प्रॉपर टेक्स्ट स्टडी। कि एमए इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं तो बुक्स भी ले जाते हैं दिस एंड दैट, लेकिन उनकी जो एक्साइटमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। प्रॉपर वो फिर तैयारी नहीं इसकी करते, ठीक है, किसी और सब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं या उसका पेपर देते हैं तो फिर उसका रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं आता। तो एक तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के एमए इंग्लिश में वो टेक्स्ट स्टडी है, आपने वो लाजमी करनी होती है। उसका क्वेश्चन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये लाजमी आता है आपको। पोइट्री और ड्रामा जो पहला पेपर होते हैं उनमें आपने वो लाजमी अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अब इसमें वो वाला सीन भी नहीं होता जैसे स्टूडेंट का माइंड बना होता है कि वो बीए की तरह जो है ना चंद एक पोएम्स जो हैं वो प्रिपेयर कर ले और उनकी वो सिंगल एक्सप्लेनेशन इस तरह से कोई चीज़ क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर ली तो उसमें लिख दिया। लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर बुक्स जो है ना वो पढ़ना पड़ती हैं लहदा और आपको जहाँ से वो लाइंस आई हों वहाँ पे उसी जगह पे जाके आपको उसी के मुताबिक एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसी के बैकग्राउंड में, ठीक है। तो यहाँ पे वो सीन नहीं चलता कि एक ही हम कोई एक्सप्लेनेशन हो वो लिखा है पेपर में। तो इसीलिए जो है ना स्टूडेंट जो है वो टेक्स्ट स्टडी जो है वो देख के कि हर बुक की लेंथ ही करनी है वो नहीं करते। तो इस पे मैं फ़र्दर आपको वीडियो दूंगा कि अगर आप प्रॉपर पूरी बुक नहीं पढ़ सकते तो उतनी सिलेक्टिव बुक टेक्स्ट की ज़रूर पढ़ लें, जिससे आपका जो है ना 95% पेपर में उसमें से टेक्स्ट आने का चांस हो, ठीक है। तो आपने अगर इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं पढ़नी, इजी रहना है, तो कम से कम जो है ना एनकेएम की उर्दू तर्जमे वाली बुक्स ले लें, ताकि आप अच्छी तरह से उसको मतलब टेक्स्ट को समझ सकें, ठीक है। और उस पर मैं सिलेक्टिव सा टेक्स्ट जो है टेक्स्ट कौन सा कर लें उस पर मैं वीडियो भी शेयर करूँगा। तो टेक्स्ट स्टडी स्टूडेंट्स नहीं करते, जिस वजह से ये क्वेश्चन पहला भी सही तरह अटैम्प्ट नहीं करते, जिस वजह से जो है ना वो सप्लीमेंट्री की रेशो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो टेक्स्ट स्टडी आपने लाजमी करनी है। मैं सिलेक्टिव सी बता दूंगा कौन सी थोड़ी सी कर लें। नंबर 2 पे अगर बात करें तो पेपर की प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं दी जाती, ठीक है। स्टूडेंट जो है को मार्जिन लाइन जो है कम से कम 2 लगाएं, 2 नहीं तो एक साइड पे लगाएं। थोड़ा सा पेपर को अच्छी तरह से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी करने की कोशिश करें। और जो कोटेशंस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप वो लिखें, कम से कम कोई एक क्वेश्चन में कोई 5, 7, 8 लिखें और अच्छे तरीके से उसको मार्कर के साथ सेंटर में करके जो है लिखें। अगर कोई कोटेशन थोड़ी लेंथी है तो मार्कर के साथ आप नहीं लिखना चाहते या समझते हैं उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसको ब्लू पॉइंटर के साथ लिख दें, ठीक है ना। उसी तरह सेंटर में करके लिखें खूबसूरत सा, ठीक है। तो पेपर की इस तरह से जो प्रेजेंटेशन है उसको थोड़ा सा अच्छा करें, ठीक है। तो वो भी बहुत मैटर करती है। अब बात करते हैं नंबर 3 पे, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी मैंने तो पेपर सर बहुत ज़्यादा किया था, इतना पेजेस मैंने लिखे थे, लेकिन मेरी सप्ली आ गई है या इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स में आ गई है या मुझे टोटली रीअपीयर होना पड़ रहा है। उसकी रीज़न ये होती है आप बहुत अच्छा लिखें हैं, बहुत ज़्यादा कुछ लिखा है, उसका उस वक्त तक सही प्रॉपर बेनिफिट नहीं होगा जब तक आपने उसको एरर फ्री नहीं लिखा होगा। आपके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी, आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स नहीं होंगी, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सही होगी, आपने फ़िक्रा प्रॉपरली मीनिंगफुल लिखा होगा, ठीक है। तो ये बेसिक मिस्टेक्स हैं। जहाँ पे स्टूडेंट ने फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है उसकी जगह पे सेकंड लगा दे, या जहाँ पे मतलब फ़र्स्ट के साथ एस लगना है वहाँ पे एस ना लिखा, जहाँ पे हैज़ लगना है वहाँ पे हैड लिख दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं
ये बहुत मैटर करती हैं। आपकी लैंग्वेज का इंप्रेशन अच्छा होना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये बीए की इंग्लिश को पास करने के लिए, पर्टिकुलरली एमए इंग्लिश को पास करने के लिए। आपका रिटन मटेरियल जो है, जो आपने क्वेश्चन रट के लिखा हुआ है उसको ठीक है, लेकिन अगर उसमें ये मिस्टेक्स होंगी, इस तरह की चीज़ होंगी, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट नहीं रहेगा, बल्कि वो नेगेटिव आपके जो है ना आपके तरफ जाएगा नेगेटिविटी में, ठीक है ना। वो उससे आपके नंबर कटने का, सवाल के गलत होने का या सप्ली आने का जो है ना वो रेशो बढ़ जाती है उससे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो बीए जो है उसमें भी प्रेसी, ऐसे राइटिंग, ट्रांसलेशन, इस तरह की चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी सेल्फ़ राइटिंग पे, क्रिएटिविटी पे बेस करते हैं, स्टूडेंट उसको उतना ही ज़्यादा मतलब इग्नोर करते हैं या इग्नोर करवाया जाता है, ठीक है। तो वो मत कहीं से रट्टा लगी हुई चीज़ ऐसी वैसी करने की कोशिश करते हैं। जब वो एमए इंग्लिश में आते हैं तो उनको इस चीज़ का बहुत प्रॉब्लम होता है कि उनकी वो क्रिएटिव राइटिंग या सेल्फ़ राइटिंग वगैरह जो है वो नहीं होती ख़ास, जिस वजह से जो है एमए इंग्लिश जो है उसको करने में बहुत सी फिर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही होती हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसने सेल्फ़ राइटिंग नहीं की होती। तो सेल्फ़ राइटिंग अगर नहीं भी की तो कोई इशू नहीं है। आप एमए इंग्लिश जब स्टार्ट करें तो ये एक प्रैक्टिस अपनी बनाएं कि आप एक रजिस्टर रखें, उस पर डेली बेसिस पे आप अपने मुतालिक अपने रूटीन पे कोई छोटी छोटी चीज़ें लेकर, टॉपिक्स लेकर, अपने होम टाउन पे, अपनी एजुकेशन पे, अपने डिस्ट्रिक्ट पे, कोई भी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी जो है ना उनको लिखें डेली बेसिस पे, उनको देखिए उनमें मिस्टेक्स क्या की हैं। इसी तरह अपनी सेल्फ़ राइटिंग की प्रैक्टिस जो है ना वो लाजमी करें, ठीक है। उसी के ज़रिए आपको आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स, ठीक है, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है उसका पता चलेगा। वो सही होना जो है ना आपके लिए 100 में से 95% बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो सही होगी तो फिर आप मटेरियल जो है क्वेश्चन का रट के कहीं से लिखा होगा थोड़ा भी लिख देंगे तो वो आपके प्लस पॉइंट में जाएगा। सेल्फ़ राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एमए इंग्लिश जो है वो इस चीज़ पे बेस नहीं करता कि आप चीज़ को रट्टा खाली लगा के लिख दें। वहाँ पे आपको खुद भी क्रिएटिव होकर चीज़ को समझ के लिखना पड़ता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी नॉट गोइंग थ्रू पास पेपर्स। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी बुक से किसी से मतलब 3 सवाल कर लिए, 4 कर लिए, 5 कर लिए, ठीक है। तो चौसर जो है ना चौसर, उसका मतलब अगर बात करें वो एज आ ह्यूमरिस्ट कैसा है, उसकी आयरनी, मतलब आप सिर्फ उसके टाइटल को दे के बस मेन क्वेश्चन को रट लेते हैं, ये नहीं देखते कि इस पे मुमकिना जो है क्वेश्चनिंग किस तरह की हो सकती, कैसे स्टेटमेंट्स पेपर में आ सकती हैं। तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको सही स्टूडेंट समझ नहीं पाता और उसके अकॉर्डिंगली रेलिवेंट आंसर नहीं दे पाता स्टार्ट में। उसका स्टार्ट वाला और लास्ट वाला एंडिंग इंप्रेशन जो होता है वो बहुत मैटर करता है। तो समटाइम वो क्वेश्चन ही सही नहीं समझ पाता, इसलिए उसका आंसर भी फिर सही तरह नहीं दे पाता, जो कि प्रॉब्लम करती है चीज़। इसके लिए आप लोगों को एनकेएम के जो अनसॉल्व्ड पास पेपर्स हैं वो लेकर जो है उसको स्टडी करें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पिछले को 5, 10, 15 साल के जितने भी हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है उसको स्टडी करें। आपको क्लियर हो कि ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें मैंने कौन सा मटेरियल लिखना है, ठीक है, कौन सा आंसर किस तरह से चेंज करना है, थोड़ा सा क्या लिखना है। इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट कन्फ्यूज़ करती हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे बहुत एक स्टूडेंट में ये एक गलत प्रैक्टिस है, जो वो हर चीज़ को रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उन्होंने लेट्स सपोज एफ़ए किया हो या बीए किया हो, इसी तरह वो एमए इंग्लिश पे भी ये चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। याद रखें एमए इंग्लिश जो है ना आपका वो रट्टा सिस्टम पे बेस नहीं करता। एमए इंग्लिश में आपने फ़र्ज़ करें पंजाब यूनिवर्सिटी से 25 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, या सरगोदा यूनिवर्सिटी से 20 नंबर का आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है। तो स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन के लिए आपने कोई 4, 5, 6 पेजेस लिखने होते हैं, तो ये मुश्किल काम होता है। आपने कोई सवाल याद किया हुआ है, रट्टा लगाया हुआ है, तो उसको एज इट लिख दें, ठीक है। आपको पेपर में वो जगह जगह से भूल जाता है, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीक़ाकार है वो ये होता है कि आप रट्टा लगाने के पीछे ना जाएं। आप क्रिएटिव हो के ख़ुद सोचें, आपकी सेल्फ़ राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो, ठीक है, आप ख़ुद से लिखें जहाँ पे भूल गए हैं। याद किया हुआ ठीक है, इस तरह से होना चाहिए कि आपके जहन के आइडियाज़ आपके जहन में हो, आप कंसेप्चुअल बेस पे उसको खुद भी पेपर पे लिख सकें, ट्रांसफ़र कर सकें, सेल्फ़ राइट खुद कर सकें और उसमें गलती ना हो ग्रामेटिकल, स्पेलिंग, इस तरह की चीज़ों की, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो आपने रट्टा नहीं लगाना, सेल्फ राइटिंग की प्रैक्टिस, ग्रामर की प्रैक्टिस ये आपने फ्रॉम द डे फर्स्ट करनी है, ठीक है ना, डेली बेसिस पे इसको करना है। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके आप डायरेक्ट किसी जगह से रट्टा लगा के एमए इंग्लिश का पेपर देने चले जाएँ, तो उससे फिर जो है ना वो रिज़ल्ट आपका समटाइम सही नहीं रहता। तो इसके अलावा नंबर 7 पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है इररेलेवेंट आंसर्स, कि हम वही बात है कि पास पेपर्स को सही तरह कंसल्ट करके नहीं जाते। एक क्वेश्चन आप देखते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक, उस पे 10 तरह के सवाल जो हैं पास पेपर्स में कई दफ़ा से आए हुए हैं, 15 तरीके से 15 तरह के स्टेटमेंट्स आप पढ़ेंगे तो आपके आइडियाज़ थोड़े से जो है ना उससे क्लियर होते हैं। जबकि पेपर में आप डायरेक्टली चले जाएंगे पैराडाइज लॉस्ट एपिक, बस इसी टाइटल को ध्यान में रखा, क्वेश्चन की आगे स्टेटमेंट उस तरह की आ गई जिससे आपने कन्फ्यूज़ कर दिया। तो पास पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कंसल्ट करके जाएं और इररेलेवेंट आंसर ना लिखें। यानी कि ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन आया है कि मिल्टन का जो ग्रैंड स्टाइल है उस पे लिखें, आप पहले जॉन मिल्टन को एज अ पोइट लेके बयान करने लग पड़े, आपने 1-2 पेजेस उस पे लिख दिए हैं। फिर आपने मिल्टन जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में वो 17वीं सेंचुरी में प्योरिटन एज में आता है, अब उस पर चले जाएं। इस चीज़ का उसने पूछा ही नहीं है आपसे, उसने डायरेक्टली पूछा है मिल्टन का ग्रैंड स्टाइल जो है, आपने कहना जी बिल्कुल ग्रैंड स्टाइल है, उसकी रिक्वायरमेंट्स बता देनी है कि ये इसके स्टाइल में अहम खूबियाँ हैं, अहम फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसका स्टाइल बहुत डिस्टिंग्विश्ड है, दूसरों से इसको नुमाया बनाता है। तो आपने इस तरह टू दी पॉइंट रहना। लेट्स सपोज आपको पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक ये क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका तरीकाकार क्या है, टू दी पॉइंट रहते हुए रेलिवेंट आंसर दें। एपिक की एक जस्ट डेफिनेशन कर दें कि एपिक कौन सी पोइट्री होती है, एक लॉन्ग डिग्निफाइड नैरेटिव पोएम होती है एक्सप्लॉइटिंग द हीरोइक डीड्स ऑफ अ हीरो, ठीक है ना, उसके कारनामों को बयान करती है, कोई जंगो जदल की कहानी। उसके बाद जो है आपने एपिक के मतलब जो है ना 1-2 जनरल से पहले लिख देने हैं कि पैराडाइज लॉस्ट क्या क्लासिकल एपिक है, उसकी एपिक जो क्लासिकल एपिक्स लिखी गई थी होमर ने या वर्जिल ने लिखी थी, क्या उनको कॉपी करती है? आपने कहना है बिल्कुल करती है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें एक यूनिवर्सल मौजू बयान किया गया। उनकी एपिक्स अपनी नेशनल एपिक्स थी, अपने कल्चर या ट्रेडिशन तक लिमिटेड थी, ठीक है। इस तरह 1-2 लिखें कि उससे मतलब भी आला है, इसने मिल्टन ने बहुत ख़ास जो है डिस्टिंग्विश्ड किस्म की एपिक जो है दी है, जिसकी पहले जो है मिसाल नहीं मिलती। तो फिर अहम तरीन चीज़ जो है, क्या ये क्लासिकल एपिक की रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है, पूरा करती है, क्या इसको एपिक कहा जा सकता है? आपने कहना है जी बिल्कुल इसको कहा जा सकता है। आप बताएंगे क्योंकि एपिक जो होती है ना क्लासिकल एपिक, उसमें ये चीज़ें, ये फीचर्स, ये एलिमेंट्स होते हैं, तो ये इसमें भी हैं। जैसे इन्वोकेशन टू म्यूज़ है, ठीक है ना, वो एपिक में आपको स्टार्ट पे नज़र आती है, आप कहेंगे यहाँ पे भी इन्वोकेशन टू म्यूज़ है, शायरी की देवी से जैसे वो कुछ इन्वोक करते हैं, हेल्प सीख करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक पैरा इस तरह लिखें, खुद से अपने पास लिखें, ठीक है ना, और सही उसको प्रोड्यूस करें। आपकी जो है ना सेल्फ राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए एरर फ्री। तो एक कोटेशन जो आपने लिखनी है वो आप रट्टा लगा के भी याद कर लें, उसका कोई इशू नहीं है। इसी तरह फिर आपने कहना जी उसका ग्रैंड स्टाइल होता है एपिक का, मिल्टन ने भी इसमें बड़ा एक हट के जो है ना चॉइस ऑफ वर्ड जिसका स्टाइल आपको नज़र आता है वो लिखें। कोटेशन आपने रटी हो वो लिखने, उसका कोई इशू नहीं है। इसी तरह जो है ग्रैंड थीम होती है, जैसे टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, एक ख़ास थीम इसमें बयान की गई है। इनको भी आपने जो है ना अपने पास लिखना है कि एक पैरा 8, 10, 12 लाइनों का आपने बनाना है कि इसमें ये थीम बड़ी आला बयान की गई है और ये एपिक की रिक्वायरमेंट है। नीचे आपने कोटेशन जो है वो याद की हुई लिख देनी है, ठीक है ना, कि पहले पैरे में मतलब स्टार्टिंग लाइंस में इसकी थीम का बयान कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे मिल्टन कहता है कि टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मतलब ये फर्स्ट स्टार्ट में ही आपको मिलता है। इसी तरह जो है एपिक में करैक्टर्स होते हैं, जैसे इसमें सेटन वगैरह वो लिखें। फिर एपिक जो है इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है, इसमें भी इसने सिमिली, मेटाफर और एक्सटेंडेड या होमरिक सिमिली बहुत यूज़ की हुई है। यानी कि ऐसी सिमिली होती है जिसमें कंपैरिजन बहुत डिटेल्ड होता है, जैसे सेटन की बल को बयान करता है, कई लाइनों तक बयान कर देता है। सेटन के पास जो स्पीयर है, जो नेज़ा है, उसको कई लाइनों तक बयान, यानी कि एक्सटेंडेड या एपिक या होमरिक सिमिली ऐसी बताएं ख़ास चीज़ें जो है ना हटकर फिगरेटिव लैंग्वेज जो है वो उसका यूज़ करता है, अलूजन्स का यूज़ करता है, वो पास्ट रेफरेंस बहुत दूर के जो हैं उनका यूज़ करता है, मिथोलॉजी का, फलां दिस एंड दैट। इसी तरह जो पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए कि इस बिना पर जो है ना ये पैराडाइज लॉस्ट एपिक है, ठीक है, इसको आप खुद से जो है ना लिखने की कोशिश करें, रट्टे के पीछे ना जाएं। सबसे पहली चीज़ ही आपने करनी है, रट्टे के पीछे नहीं जाना, सेल्फ राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, डे टू डे ग्रामर और ये स्पेलिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये मिस्टेक्स अपनी जो है ठीक करनी है।
टेक्स्ट स्टडी करनी है लाजमी तौर पर, थोड़ी थोड़ी करें। मैं आपको सिलेक्टिव भी बता दूंगा कि इनको कर लें, ठीक है। उसमें से 95% चांस होगा पेपर में आ सकती है उनमें से वो टेक्स्ट जो है। तब जो है ना आप अपना जो पेपर है इंग्लिश का अपीयर हो तो इंशाल्लाह उससे एक अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा अगर इन चीज़ों को आप फोकस करते हैं, ठीक है। इसी तरह बीए में भी यही चीज़ अगर आप फोकस करें तो बीए का रिज़ल्ट भी आपको बहुत बेहतर मिलेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने फोकस करना है इंशाल्लाह, तो उससे आपका इंग्लिश जो है ना ये करना आसान रहेगा। आपको कोई क्यूरी हो, आप मज़ीद कुछ पूछना चाहें इस हवाले से, इंग्लिश के हवाले से, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें, नोट्स हासिल करना चाहें या कोई सिंगल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहें तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0324 422 5556। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।